ठीक है बेटा, हम गैंग्लियंस पे थे। तो गैंग्लियन नंबर 3 नर्व से निकल के आ रहा है सीलरी गैंग्लियन। नंबर 7 नर्व से जो गैंग्लियन है वो है टेरागोई पैलाटाइन गैंग्लियन। और जो नंबर 9 से गैंग्लियन बनेगा इट्स ऑप्टिक गैंग्लियन। और जो नंबर 10 से गैंग्लियन बनेगा उसका तो नाम ही बहुत अच्छा है, मेंशन हो जाओ। वैगल गैंग्लियन कहते हैं उसको, और नाम मेंशन ही नहीं हो रहा अभी। और मैंने किसी स्लाइड में उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। क्या बात है। चलिए बेटा आप बुक को रीड कीजिएगा। वैगल गैंग्लियन कहते हैं इसको। नर्व से ही गैंग्लियन का नाम आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने कहा इसका नाम ही बहुत अच्छा है। वेगस नर्व से आ रहा है वैगल गैंग्लियन। सो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन जिसकी मैं बात आपको बता चुकी हूँ, उसे पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन और प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियंस होते हैं। पैरावर्टिब्रल भी बहुत सारे गैंग्लियंस है, प्रीवर्टिब्रल भी बहुत सारे गैंग्लियंस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस छोटे से थे इसलिए मैंने आपको पहले बता दिए। सीलरी गैंग्लियन कौन सी नर्व से निकलता है, तो ये हमें बताएंगे पवन, अगर पवन हमारे साथ हैं तो। क्या पवन हमारे साथ हैं? यस पवन। सीलियरी गैंग्लियन कौन सी नर्व से बना, कौन सी नर्व नंबर, क्रेनियल नर्व कौन सी है वो? मैम 3। 3, गुड। ठीक है, अब मुझे कौन बताएंगी? निम्रा। निम्रा टायरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन कौन सी नर्व से मिला? टेरागो पैलेटाइन गैंग्लियन कौन सी नर्व का बनता है, कौन सी नर्व से बनता है? निम्रा। हमारे साथ निम्रा है ही नहीं। किरण बताएंगी। किरण टेरागो पैलेटाइन गैंग्लियन कौन सी नर्व से मिलके बनता है? यस मैम। टेरागो पैलेटाइन गैंग्लियन कौन सी नर्व से मिलके बनता है? किरण आप भूलिएगा मत, ठीक है। ये नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7 से मिलकर बनता है टेरागो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। ओके मैम। किरण अब नहीं भूलेंगी ना आप? नहीं मैम। क्या बात है। ऑप्टिक गैंग्लियन, ऑप्टिक गैंग्लियन किससे मिलकर बनता है? आशीष, आशीष ऑप्टिक गैंग्लियन कौन सी नर्व से मिलकर बनता है? ऑप्टिक गैंग्लियन कौन सी नर्व से मिलकर बनता है आशीष, आप सुन रहे हैं? मैम 9। 9 से, गुड वन। सो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस, पहले इसकी पिक्चर देख लें बेटा। देखें, ये बीच में हमारे पास आ गई एरोटा, ये साइड में है रिब्स। एरोटा के पीछे हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये इतना चौड़ा वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पास, ये पीछे बोन्स नजर आ रही है, ये वर्टिब्रल कॉलम है।
इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ हमारी डिवीजन चल रही है नर्व के गैंग्लियंस की। अब जो साथ साथ डिवीजन चलेगी दोनों साइड पे, बेटा वो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन होंगे या प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन होंगे? मैम पैरावर्टिब्रल एग्जैक्टली, जो गैंग्लियन। साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं वो है पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। अब ये बताओ ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन होंगे या पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस होंगे? हीर, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन सिंपैथेटिक हैं या पैरासिम्पैथेटिक हैं? हीर भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा मधु आप बात करो, मधु बताओ पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक है? मैम सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक। अगर पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक हैं तो प्री वर्टिब्रल कौन से होंगे गीतिका? वर्टिब्रल कौन से होंगे? पैरावर्टिब्रल तो सिंपैथेटिक हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन कौन से होंगे, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? मैम वो भी सिंपैथेटिक। वो भी सिंपैथेटिक होंगे, दोनों सिंपैथेटिक में डाल दो आप। फिर पैरासिम्पैथेटिक में कौन से गैंग्लियन डालोगे अथरुबा? पैरासिम्पैथेटिक में फिर हम कौन से गैंग्लियंस डालेंगे अगर हम ये दोनों सिंपैथेटिक बना रहे हैं तो? टर्मिनल गैंग्लियन। टर्मिनल गैंग्लियंस, जबरदस्त। टर्मिनल गैंग्लियंस के नाम कौन बताएगा? ज्योतिका, ज्योतिका जयदेव, ज्योतिका जयदेव आप आंसर करें। टर्मिनल गैंग्लियंस में नाम बताएं। ज्योतिका जयदेव, ज्योतिका जयदेव। गीतिका जरा ज्योतिका को हिलाइएगा, घर पे ही होगी ना, इसको हिलाएं, जगाएं, चाय पिलाएं इसको। और तब तक जो है वो जनता कुमारी, जनता कुमारी टर्मिनल गैंग्लियंस के नाम बताइए। छोड़े, लगता है जनता को भी नहीं आ रहा। मारिया बताएंगी हमें। सीलियरी गैंग्लियंस। सीलरी गैंग्लियंस, ठीक है, एक हो गया। बाकी मारिया बताएंगी दूसरे। ऑप्टिक्स गैंग्लियन था। ऑटिक, सीलरी, टेरागोपैलेटाइन, सबमेंटिबुलर, वेगल, ठीक है, एग्जैक्टली। तो बेटा जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस होंगे वो होंगे वर्टिब्री के साथ साथ, और प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस वो गैंग्लियंस होंगे बेटा जो के वर्टिब्री के ऊपर चल रहे हैं, वर्टिब्री के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, वो होंगे प्री सिनेप्टिक, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस, और वो भी सिनेप्टिक गैंग्लियंस होंगे। ठीक है, बेटा टाइम क्या हो रहा है? मैम 12:54। ओके, 12:54। जस्ट सना, मेरा मोबाइल दो। ओह आई एम सॉरी। So sympathetic ganglion is prevertebral ganglion in the sympathetic division, lie interior to the vertebral column and close to the large abdominal arteries. पैरावर्टिब्रल हमने पढ़ लिए। प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस क्या हैं? इंटीरियर वर्टिब्रल कॉलम के होते हैं, लार्ज एब्डोमिनल आर्टरीज के साथ साथ उनके क्लोज क्लोज। और लार्ज एब्डोमिनल आर्टरीज कौन सी हैं? एब्डोमिनल एरोटा और लोअर लिम्ब में जाने वाली आर्टरीज। In general, postganglionic axons from prevertebral ganglia innervate organs below the diaphragm.
तो हम कह सकते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन सिंपैथेटिक डिवीजन के इनर्वेट करती है उन ऑर्गन्स को जो कि बिलो द डायफ्राम है। तो कह सकते हैं कि थोरैसिक के ऊपर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन का सिंपैथेटिक एक्ट इतना अच्छा नहीं होता। किस पे होता है? एब्डोमेन विसरास पे। इसके 5 मेजर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस हैं। सीलिएक गैंग्लियन, इट्स नॉट सीलियक गैंग्लियन। सीलियक गैंग्लियन बेटा पैरासिम्पैथेटिक का था जो कि सीलियरी गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक का था जो कि एक्ट कर रहा था आपके सीलियरी ग्लैंड, आई के मसल्स, ओकुलो मसल्स, ओकुलाई, इन पे एक्ट कर रहा था। ये है सीलियक गैंग्लियंस। सीलियक गैंग्लियन, सीलियक्स नेम इंडिकेट स्टमक। सीलियक मीन्स स्टमक, ऐसा ही है। सीलियक चेन होती है, सीलियक ट्रंक होती है, सीलियक आर्टरी होती है। दीज ऑल आर कंसर्न विद स्टमक। तो सीलियक गैंग्लियन स्टमक के हेड पे होता है जो कि पूरे स्टमक को कंट्रोल कर रहा होता है। सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। मेसेंट्रिक मीन्स इंटेस्टाइनल वर्क। इंफीरियर एरोटिको रीनल गैंग्लियन, एरोटा से आने वाली रीनल आर्टरी उसका गैंग्लियन, रीनल गैंग्लियन अलग से। ठीक है, ये 5 मेजर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है जो कि बिलो द डायफ्राम सप्लाई कर रहे हैं। वो विसरास जो कि बिलो द डायफ्राम है उसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको? वेट जस्ट अ मिनट। अब हम इनको जरा पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। सीलियक गैंग्लियन पे था एडर साइड ऑफ सीलियक ट्रंक आर्टरी जस्ट इंफीरियर टू द डायफ्राम। Superior mesenteric ganglion near the beginning of superior mesenteric artery in the upper abdomen. Inferior mesenteric ganglion near the inferior mesenteric artery in the middle of the abdomen. Aortico-renal ganglion or renal ganglion near to the renal artery of each kidney. ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस की बात करें तो बेटा टर्मिनल गैंग्लियंस, द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन यूजेस टर्मिनल यानी इंट्राम्यूरल गैंग्लियंस। टर्मिनल गैंग्लियंस को इंट्राम्यूरल गैंग्लियंस भी कहा जाता है। लोकेटेड वेरी क्लोज और विद इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन टू बी इनर्वेटेड। टर्मिनल गैंग्लियंस, टर्मिनल नाम में इंडिकेट कर रहा है जिस विसरा को जाके अब उसने सप्लाई करना है, उस विसरा के साथ उन्होंने अपनी एक चेक पोस्ट बनाई होती है, एक गैंग्लिया बनाया होता है जहां पे वो स्टे करते हैं और फिर वो उस विसरा को जो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। डिफरेंट मोबाइल की फ्रेंचाइज होती हैं, तो जोंग की फ्रेंचाइज इस एरिया की है। इस एरिया को कवर करने के लिए यहाँ से जो हेड ऑफिस से बंदे आएंगे वो पहले उस फ्रेंचाइज पे रुकेंगे, फिर उस एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, तो हेड ऑफिस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले बंदे आके पहले अपने उस फ्रेंचाइज उस ऑफिस में रुकेंगे जो उस सिटी उस रीजन के करीब है, उस ऑर्गन के करीब है, और वो उसका टर्मिनल गैंग्लियन होता है, उसका रेस्ट हाउस होता है। वहां आके वो रेस्ट करेंगे और फिर अपने विश्वास को आगे सप्लाई करेंगे। समझ आ गया टर्मिनल गैंग्लियन का क्या मतलब होता है, और वो उसके करीब ही लाई क्यों कर रहे हैं? मैम महक को ऐड करें। बिल्कुल। सॉरी बेटा, आप क्या बोल रहे हो? मैम महक को ऐड करें। ओके, महक को ऐड। बेटा मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा हाँ, रिक्वेस्ट है, सॉरी। मधु, मैं आपका टेक्स्ट अभी देख रही थी, तो मधु वाकई में मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आई, इसलिए मैंने आपको 2 दफा पुकारा है।
मैम हमारे हैंड फ्री का माइक खराब हो गया है शायद, तभी हमने अभी हैंड फ्री निकाल दी। अब हैंड फ्री निकाल दिए तो अब ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके बेटा, टर्मिनल गैंग्लियन इज द हेड आर द सिलरी गैंग्लियन, टेरागोपैलेटाइन गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ऑप्टिक गैंग्लियन, वैगल गैंग्लियन, ये सब होंगे उसमें, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स आर लॉन्गर देन पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन, एग्री, बिकॉज टर्मिनल गैंग्लियन आर क्लोज टू द विसरल ऑर्गन। हम कह सकते हैं बेटा कि जो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स हैं वो लंबे होंगे, क्यों? क्योंकि बेटा वो क्रेनियल से निकलेंगे और जिस ऑर्गन को सप्लाई करना है उस ऑर्गन तक जाएंगे, इसलिए वो वाले एक्सॉन्स, वो वाले न्यूरॉन्स लंबे होंगे। और गैंग्लियन की जो हैं उसके बाद के निकलने वाले जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं उन्हें तो अपने करीब वाले रीजन को सप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि गैंग्लियन यानी चेक पोस्ट ही उस एरिया के करीब बनी हुई है। चेक पोस्ट से निकल के एरिया में जाना ज्यादा इजी है, ना कि हेड ऑफिस यानी किसी और सिटी से किसी और सिटी में जाना। तो किसी और सिटी से किसी और सिटी में जाने वाला रूट लंबा होगा, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबे होंगे और उस चेक पोस्ट से उस एरिया को कवर करना इजी होगा, यानी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपके छोटे होंगे। ये पॉइंट है इसमें, ठीक है। बिकॉज टर्मिनल गैंग्लियन आर क्लोज टू द विसरल ऑर्गन, टर्मिनल गैंग्लियन विसरल ऑर्गन के करीब है। इफेक्ट्स क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के? बस ये लास्ट स्लाइड्स है मेरे ख्याल से। The sympathetic system prepares the body to meet emergency demands, and it's primarily involved with processes that expend energy. Emergency demand के ऊपर आपका sympathetic system काम करता है, और ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है, एक्सपेंड करता है, यूज करता है, ठीक। During physical and emotional stress, the sympathetic division dominate the parasympathetic divisions. मैंने आपसे पहले भी कहा, अंडर द नॉर्मल दोनों सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई एक ऑर्गन को मिल रही होती है, लेकिन जब तक वो ऑर्गन नॉर्मल काम कर रहा होता है सब ओके है। जैसे ही वो ऑर्गन नॉर्मल काम से हटा, इमरजेंसी में गया, डेंजर सिचुएशन में गया, जल्दी में है वो, तो उसके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक दब जाएगी और सिंपैथेटिक उछल कर ऊपर आ जाएगी और वो उसके ऊपर रोल करेगी, वो उसके ऊपर हुकूमत करेगी, उसे डोमिनेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, अपनी मर्जी से चलाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकले, पैरासिम्पैथेटिक बोलेगी अब बैठो, अब मेरा काम है, पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो डाउन करेगी। समझ आ गया आपको? उसके बाद इन एडिशन देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल मेडुला कॉजिंग सिक्रीशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन एज अ हार्मोन्स ऑफ ग्रेटली हाइटन द रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ सिंपैथेटिक क्या काम करेगी? वो एड्रेनल मेडुला को जगा देगी और एड्रेनल मेडुला ज्यादा से ज्यादा एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को सीक्रेट करेगा, और ये ऐसे हार्मोन्स है बेटा जो फाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन्स हैं, ये आपके रिस्पॉन्स को हाइटन करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी बेटा जैसे फीवर, बैक्टीरिया के लिए फीवर हुआ, अब वो फीवर बैक्टीरिया को खत्म करने के हिसाब से तो सही था, अब वो फीवर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता, उसके रिस्पॉन्स को हाइटन कर दिया किसने? एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन में। बैक्टीरिया को देखते ही आपकी बॉडी पैनिक में आ गई, पैनिक में आ गई, स्ट्रेस्ड हो गई, एक्टिव हो गई। एक्टिव और स्टिमुलेटेड होने से उसका क्या रिजल्ट निकला कि उसकी बॉडी ने जो एक नॉर्मल एक्ट करना था, यानी सिर्फ फीवर लाना था, अब वो बहुत ज्यादा फीवर लेकर आई, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंक्रीजिंग हार्ट बीट, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल, रेज करती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को और ब्लड प्रेशर को। कैसे? स्मॉल आर्टरी को कॉन्स्ट्रक्ट करके। इन दिस वे इंक्रीज ब्लड सप्लाई कहाँ पे? टिश्यूज की तरफ। कौन से टिश्यूज की तरफ? सिंपैथेटिक में कौन से टिश्यूज ज्यादा काम करते हैं? स्केलेटल मसल्स के टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू, हार्ट के टिश्यूज। इस तरह उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड वेसल जो कि सिक्रेटरी ग्लैंड्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम जानी है वो रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ने अब काम नहीं करना। हमें भागते हुए भूख लगती है, उसके बाद लग जाती है। जब आप भागकर आराम से बैठे हुए हो तो आप कहते हो अब मुझे भूख लग गई, लेकिन भागते हुए पीछे अगर आपका कुत्ता लगा हुआ है और आप भागे जा रहे हो, उस वक्त बीच में आप सोचोगे यार मैं रुक कर जरा थोड़ा खाना खा लूं फिर भागता हूँ? नहीं, भूख नहीं लगती। एक्सेलरेट ब्लड कोगुलेशन बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रक्शन, नुकसान भी देती है। कैसे?
आपकी ब्लड वेसल्स को वो इतना कंस्ट्रिक्ट करके रखेगी वहां पे कहीं ब्लड कोगुलेट ही ना हो जाए, खून का दौरानिया रुक जाता है ज्यादा भागने से, ज्यादा वेसल के कंस्ट्रिक्ट होने से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिंपैथेटिक क्या एक्ट करता है? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, देयरफॉर एयरवे की डायलेशन होती है, स्पेशली ब्रोंक्यूल्स की। और जब आपकी ब्रोंक्यूल्स ज्यादा फैले हुए होंगे तो वो ज्यादा हवा अंदर लेंगे और वो ज्यादा गहरे सांस लेंगे और वो ज्यादा सांस लेंगे, ठीक है। इस तरह क्या होगा, ज्यादा एयर हमारे लंग्स में जाएगी और हमारे स्केलेटल मसल्स को एरोबिक यानी थकने से बचाएगी, एरोबिक पे रखेगी। जैसे हमारा स्केलेटल मसल्स एनएरोबिक में जाता है वो थक जाता है ना, ऐसा ही है ना प्यारे बच्चों। डील विथ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। लीवर इंक्रीज करेगा आपके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की कन्वर्जन को। लीवर बढ़ाएगा कि आपकी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो और ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा यूज करे आपका स्केलेटल मसल और ज्यादा तेज वर्क करे और आप ज्यादा भागो। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रक्शन हो जाएगी, पेरिस्टल्सिस होगी। डाइजेशन जूस जो निकलना है वो इनहेबिट हो जाएगा क्योंकि बेटा डाइजेशन नहीं चाहिए। मैं इस वक्त आपको सिंपैथेटिक का बता रही हूँ पूरा कि कौन कौन से सिस्टम पे सिंपैथेटिक क्या एक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगी, एड्रेनालाइन नॉन एड्रेनालाइन इनको जो है ना वो एनहेंस करेगी, ऐसे करें कि रिलीज करवाएगी इन हार्मोन्स को, जो जिसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देर तक चलता रहेगा, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ढीला नहीं पड़ेगा। यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर्स है, उनमें क्या होना चाहिए, उनकी टोन इंक्रीज हो जाएगी, वो बंद होंगे, क्लोज होंगे। वो इतने क्लोज होंगे कि ना आपको उस वक्त यूरिन की याद आएगी और ना उस वक्त आपको स्टूल पास करने का याद आएगा, ना डिफिकेशन होगी ना मिक्चुरेशन होगी यानी यूरिनेशन होगी। ब्लैडर की वॉल रिलैक्स से रिलैक्स होती जाएंगी, यूरिन भरता हुआ ही जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। आई के अंदर क्या होगा, आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी क्योंकि बेटा जब आप भागते हो, आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, आपको इर्द गिर्द से खतरा होता है तो आप ज्यादा फोकस्ड होते हो ना किसी चीज पे। ज्यादा फोकस करने के लिए आपको अपने आई प्यूपिल्स को डायलेट करना होता है ताकि आप अपनी सराउंडिंग को ज्यादा वाइड एरिया में देख सको और डेंजर को पहचान सको। आई आपका ओपन होगा तो वो ऐसे अपीयरेंस देगा जैसे आप बहुत अलर्ट और बहुत एक्साइटेड हो। घर में कभी चोर आ जाए, आप उसे छुप कर फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर आपने हमला करना है तो आप अंधेरे में भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हो, यू आर अलर्ट, यू आर एक्साइटेड। स्किन, स्किन में स्वेट की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखिए बेटा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा है, स्केलेटल मसल्स में कंटिन्यूअसली एटीपी ब्रेकडाउन हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट निकालने का एक बेस्ट मेथड क्या है, स्वेटिंग। स्वेटिंग आपकी हीट को लेकर एवापोरेट होती रहती है, तो इस तरह इसीलिए बेटा स्वेटिंग बढ़ जाती है। हीट लॉस स्वेटिंग के जरिए आपकी बॉडी से ज्यादा होता है। इरेक्टर पैले मसल्स ऑन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स इंक्रीज कर देती हैं ब्लड सप्लाई एक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, जैसे कि हार्ट और स्केलेटल मसल्स की तरफ। और किस तरफ कम कर देती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, यूरिनरी सिस्टम की तरफ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की तरफ कम कर देती है। इफेक्ट्स आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के क्या होंगे? बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर क्या रहा है, आपकी एनर्जी कन्वर्जेशन रिस्टोरेशन सिस्टम है, ये आपकी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर रहा है, आपकी ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है, आपका लैक्टिक एसिड को रिमूव कर भी कर रहा है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक आपकी एनर्जी को मोस्टली रेस्ट में स्टोर करके बैठा हुआ है, रीस्टोर एंड कन्वर्स करके बैठा हुआ है। इट regulate those activities that conserve or restore body energy during the time of rest and digest. अब इस टाइम पे आप रेस्ट करोगे और डाइजेस्ट करोगे। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करेगा ओवर द
The parasympathetic nervous system dominate over sympathetic activities in the glands and smooth muscles of the gut, stimulating glandular secretions and the gut movement necessary for food to be digested and absorbed. ठीक है, बहुत सिंपल चीजें. स्लेवेशन करेगा, लेक्रिमेशन करेगा, यूरिनेशन करेगा, डेफिकेशन करेगा. सुकून से बैठे हो ना. ज्यादा खाओ, ज्यादा पियो, ज्यादा यूरिन पास करो, ज्यादा डेफिकेशन करो, ज्यादा सेलिवेशन करो, ज्यादा लेक्रिमेशन करो. सब कुछ ज्यादा ज्यादा करो क्योंकि आप तो सुकून से बैठे हो. You are in the control of parasympathetic nervous system. You are on just rest and digest. आपको कुछ नहीं करना. Pupil को dilate करके दुनिया नहीं देखनी. Alert रहना है. Excited नहीं रहना. आपको स्वेटिंग नहीं होगा. कभी लेटे खाते पीते स्वेटिंग होता है. हाँ, गर्मी ज्यादा तो होता है, अदरवाइज नहीं. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट. अब ये सब चीजें डिक्रीज होंगी, कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कहता है कम काम करो, कम एनर्जी वेस्ट करो और देर से बूढ़े हो. ऐसा है. कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा आपकी कोरोनरी आर्टरी को, रिड्यूस करेगा ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स. बेटा ये बातें आपको समझ आ रही हैं? आप लोगों को एटलीस्ट एक्टिव होके बैठना है, ठीक है? आंसर करें. Yes, जी ma'am. मैम. Good. That's really good. So, cardiovascular system. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे पैरासिम्पैथेटिक का क्या एक्ट होना चाहिए? आप इस वक्त रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूड में. रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूड में आपको कार्डियोवास्कुलर में से ब्लड उतना ही चाहिए जितने में आपका जीआईटी खाने को डाइजेस्ट कर ले, किडनी यूरिन फॉर्म कर ले, लीवर ग्लाइकोजन स्टोर कर ले, बाइल बना ले. इस तरह थोड़ा थोड़ा सी एनर्जी. तो थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी के लिए आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बड़ा रिलैक्स चाहिए. इस तरह आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में. फोर्स ऑफ हार्ट बीट कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि आपको स्ट्रोक वॉल्यूम कम चाहिए, क्योंकि आगे जहां टारगेट है आपके पास ब्लड का वो कम है, डिमांड कम है. पैरासिम्पैथेटिक में ऐसा ही है. सिंपैथेटिक है फ्लाइट एंड फाइट, भागना है, फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी. तो सिंपैथेटिक में आपको ब्लड ज्यादा चाहिए. किस तरफ ज्यादा चाहिए? मस्कुलोस्केलेटल की तरफ. तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. इट्स एन सिंपैथेटिक. अब मैं आपको पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ही बता रही हूँ. वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी को मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि जब हार्ट इटसेल्फ कम काम कर रहा है तो हार्ट को थ्रू कोरोनरी आर्टरी ब्लड भी तो कम चाहिए ना. एक मशीन ज्यादा काम करेगी, ज्यादा फ्यूल मांगेगी, कम काम करेगी तो कम फ्यूल मांगेगी. पैरासिम्पैथेटिक में आपकी मशीन कम काम कर रही है, हार्ट कम पंप कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू उसको अपना फ्यूल भी कम चाहिए होगा, तो कोरोनरी आर्टरी आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी. रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेस्पिरेशन पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो रिड्यूस करेगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन एयरवे. इससे क्या होगा? स्मूथ मसल्स एयरवे के कम होंगे, ब्रोंक्यूल्स आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे. तो आप क्या करोगे? कम एयर अंदर करोगे. क्यों? क्योंकि अब आपको ऑक्सीजन कम चाहिए. आपके मसल तो फिटीग में जा ही नहीं रहे, जो कि आपको उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए हो. नहीं ना. कोई खाते पीते बैठते सोते हुए थकता है क्या? नहीं. जब वो काम करता है तभी वो थकता है, तभी वो फिटीग फील करता है, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ही वो डीप ब्रीदिंग करता है, वो ज्यादा ब्रीदिंग करता है. भागने से सांस फूलता है, लेटने से नहीं फूलता ना. सो एयर वॉल आपकी कॉज करती है कॉन्ट्रैक्शन ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंकाई की, जिसकी वजह से आपकी एयर कम जाती है और ऑक्सीजन कम आती है. अब सिंपैथेटिक में इससे उल्टा था. तो जनता आप मुझे बताएं सिंपैथेटिक में उल्टा कैसे था? सिंपैथेटिक में रेस्पिरेटरी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा था? जनता कुमारी. मैम रिलैक्सेशन हो रही थी सिंपैथेटिक में जो है वो स्मूथ मसल्स की. उससे क्या हो रहा था? ब्रोंक्यूल डायलेट हो रहे थे. तो जनता हमें उसके रिजल्ट में क्या मिल रहा था? मैम मतलब फिर ज्यादा एयर जो है वो लंग्स में इंटर होने से इंस्पायर
रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा था, हाँ, और हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही थी और क्योंकि रेस्पिरेटरी हमारे जो मसल्स रेट, को ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करनी थी क्योंकि वो भाग रहे थे। सही है, यस ठीक मैम, हो हमारा गया, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलें, मधु, मधु बताएं। आई के ऊपर पैरासिम्पथेटिक तो कंस्ट्रिक्ट कर रही है आपकी प्यूपल, क्योंकि आपको अलर्ट नहीं रहना ना। आईलाइट भी आपकी आधी क्लोज होगी, अपीयरेंस आएगी जैसे आप सोए सोए हो, लेकिन सिंपैथेटिक में आपको पढ़ाकर आई हूँ जो बिल्कुल उल्टा है। तो मधु, हमने आई के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देखा सिंपैथेटिक का? मैम वो पीपल को डायलेट कर देगी। वो पीपल को डायलेट कर रहा था, क्यों डायलेट कर रहा था? मैम अगर कोई भी जो है हम अगर मतलब जैसे सिंपैथेटिक तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, तो हमें अलर्टनेस के लिए या किसी भी एक्साइटमेंट के लिए जो है वो आई को डायलेट करता है, और जिस तरह हम वो वाइट कर देते हैं ना अपनी आंखें, वो बड़ी बड़ी आई खोल फील्ड देते भी वाइड हो जाती है, उससे आप हर किस्म के डेंजर को डिटेक्ट कर सकते हो, खुद को सेव कर सकते हो। ऐसा ही है, हैं। जी जैसे मैम, अंधेरे में तो वो चलते हुए हम आंखें फाड़ फाड़ के चल रहे होते हैं, हम किसी चीज से टकराए नहीं, अलर्टनेस दिखाने के लिए, तो वो आई फील्ड को एनहेंस करती है। जी डाइजेशन मैम। और यूरिनरी सिस्टम में पैरासिम्पथेटिक का क्या एक्ट होगा? बिल्कुल अपोजिट एक्ट होगा जो हम सिंपैथेटिक से पढ़कर आए हैं उससे। कैसे? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी ग्लाइकोजन में, क्योंकि बेटा पैरासिम्पथेटिक का काम है एनर्जी रिस्टोरेशन, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी बचा बचा कर रखता है। तो वो ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और लीवर के अंदर स्टोर करेगा। लीवर बाइल को सीक्रेट इंक्रीज कर देगा। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी? उसकी मोटेलिटी, सिक्रीशंस, सब कुछ इंक्रीज होगा। जैसे सिंपैथेटिक डिवीजन में गैस्ट्रिक जूस इनहेबिट हो रहा था, क्योंकि हमें जीआईटी पे काम ही नहीं करना। इमरजेंसी सिचुएशन में हमें भूख ही नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, हमें काम ही नहीं करना उसके ऊपर। हमें काम किसके ऊपर करना है? अपने मस्कुलर स्केलेटल पे काम करना है, कार्डियोवास्कुलर पे काम करना है, और सीएनएस पे काम करना है फाइट एंड फ्लाइट में, सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है, पैरासिम्पैथेटिक खाओ पियो रेस्ट करो, डाइजेस्ट एंड रेस्ट। तो अब वो जो डाइजेस्ट वाला काम है स्टमक ने करना है, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा ब्लड सप्लाई, ज्यादा जो है ना वो किसको खुश रखेगा? हमारे जीआईटी को। इसीलिए जब हम आराम से बैठे हुए होते हैं हमें भूख भी ज्यादा लगती है, खाया पिया हजम किया फिर भूख। तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटेलिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाते हैं, डाइजेशन बढ़ जाती है, फूड की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ठीक है, पेंक्रियास क्या करते हैं? सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स इंसुलिन आर इंक्रीज। पेंक्रियास के अंदर पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन बढ़ जाती है, इंसुलिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और इंसुलिन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है, फेमस है, फेमस है, विदेश बताएंगे हमें। विदेश, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है हमें? मैम बेटा आवाज नहीं आई, बोले। डायबिटिक, डायबिटीज मैम डायबिटिक। मेलाइटस, एग्जैक्टली, जबरदस्त विदेश। यूरिथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर आपके रिलैक्स होंगे, क्योंकि अब आपको फीलिंग होगी मिक्चुरेशन की, डेफिकेशन की। ठीक है, सिंपैथेटिक में ऐसा नहीं था, सिंपैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर की, ताकि आपको मिक्चुरेशन डिफिकेशन की रिफ्लेक्सेस भी ना आए, आपको याद भी ना हो कि आपने स्टूल पास करना है या यूरिन पास करना है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में यू आर फ्री टू गो एनीवेयर टू पास यूरिन, डिफिकेट, स्टूल पास करने के लिए आपके पास मौका भी होगा, मुनासिबत भी होगी, आप कर सकते हो। लेकिन सिंपैथेटिक में ऐसा नहीं है, फाइट एंड फ्लाइट में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे उसे ये करना है। अल्लाह ताला हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारे ऊपर ऐसे सिस्टम्स लगाए हुए हैं कि वो हमारी बॉडी को उस तरह ढाल देती है, उसे सेट कर देती है। नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, यहाँ से आने वाली, इसकी सेल बॉडीज कहाँ होगी? जल्दी से बताएं। और हमें ये कौन बताएगा? हमें ये बताएंगी महक। महक, महक, प्री जी मैम। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कहाँ होगी? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। मैम जो इनसाइड अग्रीमेंट है सीएनएस बिल्कुल में। बिल्कुल, इनसाइड द सीएनएस।
यस मैम। और इसका टर्मिनल कहाँ होगा, इस न्यूरॉन का टर्मिनल? ये फिगर आपको 2 से 3 बातें बता रही है। एक तो सेल बॉडी सीएनएस में लाई कर रही है और इसका टर्मिनल जाके लाई कर रहा है किसमें, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में। और पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक गैंग्लियन से इसकी सेल बॉडी से स्टार्ट होती है और जाके लाई करता है किसपे, इफेक्टर पर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के बारे में बता रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आपको बता रहा है कि इसके बीच में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए जो केमिकल यूज हो रहा है वो है एसिटाइल कोलिन। 2 बातें। नंबर 3, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स शॉर्ट होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके गैंग्लियॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ होते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलते ही उनको रिले सेंटर यानी उनका गेस्ट हाउस मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया था, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियॉन्स उनका गेस्ट हाउस है ना, वो मिल जाता है। और फिर वहां से उसे इफेक्टर में जाने के लिए ज्यादा लंबा होना पड़ता है। तो इसका जो सेकंड होगा, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होंगे वो ज्यादा लेंथन होंगे। बेटा हमारी मीटिंग एंड होने वाली है विद इन मिनट। आप ऐसा करें, इसी सेम लिंक से अभी मीटिंग को जल्दी से रीज्वाइन करें, विद इन मिनट मीटिंग को रीज्वाइन करें। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम जी जी